आज की हमारी बॉलीवुड स्टार है शालू मिश्रा अग्रवाल। आपने रश्मि शर्मा टेली फिल्म से सफर की शुरुआत की, न्यूज नेशन चैनल के साथ काम किया, ज्ञान दर्शन के लिए कार्य किया है, डीडी किसान पर प्रसारित बहुचर्चित शो आशाएं के कुछ एपिसोड्स लिखे हैं। आपने फर्क पड़ता है नामक फिल्म सीरीज लिखी है जो कि महिलाओं पर आधारित है। लॉकडाउन पर आधारित आरव नामक शॉर्ट फिल्म जिसे वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, दहेज प्रणाली और परवरिश, पालन पोषण जैसी महिलाओं पर आधारित शॉर्ट फिल्में नीचे वर्णित प्लेटफार्मों द्वारा चुन ली गई हैं और जल्द ही यहां पर भी देखने के लिए उपलब्ध होंगी। अभिव्यक्ति आरंभ करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगा। कलम की ताकत से समाज में अलग की पहचान बनाते हैं। लेखनी ऐसी कि बेजान में भी जान ले आते हैं। कर्म निष्ठा से परिश्रम की भट्टी में पकते हैं। दौलत शौहरत भले ही ना मिले, समाज में सम्मान जरूर पाते हैं लेखक। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप सभी का होस्ट एवं दोस्त, और मेरे साथ है अल्पना जी जो कि अविरल साहित्य की संयोजक हैं। हम आपका स्वागत करते हैं अविरल साहित्य के इस अनूठे कार्यक्रम अभिव्यक्ति में। ये अभिव्यक्ति है भावों की, ये अभिव्यक्ति है विचारों की। अभिव्यक्ति के इस अनूठे सफर में आज हमारी मेहमान हैं शालू मिश्रा जी। नमस्कार शालू मिश्रा जी। नमस्ते। नमस्कार अल्पना जी। नमस्ते नमस्ते अनुराग जी, नमस्ते शालू जी, आपका हार्दिक स्वागत है जी। शालू मिश्रा जी एक कवित्री हैं और वर्तमान में श्री संदीप फिल्म में क्रिएटिव हेड एवं राइटर हैं। पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शालू जी ने लॉकडाउन पर आधारित एक हिंदी शॉर्ट फिल्म आरव लिखी थी, जिसके लिए आपकी शॉर्ट फिल्म को वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। अविरल साहित्य की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। शालू जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आप इस उपलब्धि को किस प्रकार देखती हैं? ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अनुराग, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था। जब मैं लॉकडाउन का एक टाइम पीरियड था, तब बहुत नेगेटिव हो रहे थे। उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था जो मुझे लगा कि वो थोड़ा सा अलग है। मुझे लगा कि हम लोग हर तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हैं इनफैक्ट। तो थोड़ा सा हम इससे हटकर अगर सोचें तो वो क्या हो सकता है। बीइंग अ राइटर, हम लोग कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं, और तभी मैंने ऑब्जर्व एक ऐसी सिचुएशन को किया जिसमें मुझे लगा कि इस चीज को हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कोविड से रिलेटेड नहीं है, ये हमेशा ये सिचुएशन रहती है और ये हाईलाइट होनी चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट एक्चुअली इमोशन। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने एक आइडिया सोचा और लोगों ने उसको इतना प्यार दिया और उसको रिकॉग्निशन मिली, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उसका सेकंड पोजीशन पे आ जाना, इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। आई एम वेरी हैप्पी। जी, अल्पना जी। आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो एक इतनी बड़ी उपलब्धि आपने ऐसे टाइम पे हासिल की जब भी सारे लोग कोरोना के कारण नकारात्मकता से ग्रस्त थे, तो वो आपने नेगेटिविटी को हटा के अपने आप को पॉजिटिव रखा। ये बहुत बड़ी बात है। आगे देखेंगे कि आपने कैसे रखा और आपकी उपलब्धियां कहाँ से स्टार्ट हुई और आप यहाँ तक। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं शालू जी कि आपका बचपन का सफर कैसा रहा और आप आज जिस मुकाम पर हैं उसमें आपका माता पिता का क्या रोल रहा? देखिए, बचपन तो मेरा एकदम आम रहा, जैसे सबका रहता है। मैं बस थोड़ा सा अगर कह लें तो मैं उन बच्चों में से थी जो ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे फोकस करते हैं, जो बड़े आज्ञाकारी टाइप होते हैं। तो मैं बचपन से ही कह लीजिए मैच्योर रही हूँ। तो मेरा जितना भी फोकस रहा है हमेशा से कुछ ना कुछ करने पे रहा है। क्या करना है वो मैं क्लियर नहीं थी, बस कुछ ना कुछ करना है। तो ये पॉइंट हमेशा रहता था, और यही रीजन था कि मैं बहुत ज्यादा शायद फन लविंग नहीं थी, बहुत ज्यादा उस तरह जिस तरह की एक्टिविटीज में बच्चे रहते हैं मैं नहीं थी। तो मैं कहीं ना कहीं मैच्योर रही, बट स्टिल मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने छोटी सी उम्र से बहुत कुछ सीखना शुरू कर दिया था।
तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा जिस भी तरह का बचपन रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, वो एक्सपीरियंस मुझे आज भी काम आता है। और दूसरी रही बात मेरे माता पिता के योगदान की, तो एक बात जो मेरी पर्सनल, जो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मानेगा, वो ये कि माता पिता के बिना कोई भी इंसान कुछ नहीं होता। तो वही मेरे केस में भी था कि मेरे मदर फादर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी बर्डन हमारे सिर पे नहीं डाला। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक हम लोगों को फ्रीडम दिया और बोला कि जो अच्छा लगता है वो करो, फॉलो योर पैशन। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं रखा। और शायद यही रीजन था कि जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, वो सब देखने के बाद आप एक मुकाम पर पहुंचते हैं तो आपको अपने मदर फादर का वो सपोर्ट याद आता है कि जहाँ पर अगर आप बर्डन के तले रह गए होते तो शायद एक जॉब में होते, या फिर आप शायद कुछ और किसी और फील्ड में होते, आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। मुझे लगता है माता पिता का योगदान डेफिनेटली होता है, मेरे केस में भी रहा कि उन्होंने इतना फ्रीडम दिया कि मैं सोच पाई मुझे आगे क्या करना है, मैं अपनी लाइन को चुन पाई। और आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं जो भी काम कर रही हूँ मैं बहुत हैप्पीली कर रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स। शालू जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपने पहली कविता या पहली कहानी जो कुछ भी था वो आपने कभी लिखी? क्या आपको बचपन में ऐसा लगता था कि कुछ लिखना है, चंद लाइन जोड़ के कुछ बना लेना है, या सडनली आपको ये आया? देखिए, कुछ चीजें अर्चना जी ऐसा होता है कि आपके अंदर होती है बट आपको वो रियलाइज नहीं होता है। और ये बात अमूमन हम देखते ही हैं कि बहुत सारे बच्चों में टैलेंट होता है लेकिन पेरेंट्स नहीं पहचान पाते, बच्चों को खुद नहीं पता होता। तो आज अगर मैं पीछे जाकर देखती हूँ जो मेरी कभी कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं मैं बचपन से ही पोइट्री में रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं लिखती रही हूँ कुछ ना कुछ। आज जब मेरी मदर मुझे कुछ मेरी डायरीज दिखाती हैं पुरानी, कुछ कुछ भी नोटबुक वगैरह देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बचपना था, लेकिन कहीं ना कहीं एक राइटर शायद छुपा था जिसको थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं पहचान पाई कि हाँ, मेरी जो लाइन है, जो मैं बनना चाहती हूँ वो ये है। तो कहीं ना कहीं वो चीज थी अंदर, बचपन से ही थी। और बस उसको थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन फाइनली पहचाना। आखिरकार आपने अपने अंदर के छुपे साहित्यकार को पहचान के बाहर लेके आया। ओके, अनुराग जी, अनुराग जी, अभी आप आगे अपना सवाल कर सकते हैं। बचपन से शुरुआत होती है, परिपक्व होने में समय लग जाता है। एग्री। मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप दिल्ली की रहने वाली हैं और दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि महिलाओं के लिए सफर हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। आप क्या मानती हैं इस बारे में? अनुराग, जैसा लाइफ जो होती है वो आपको ट्विस्ट एंड टर्न सिखाती है। सिमिलरली मेरे केस में भी हुआ, लाइफ बहुत स्मूथ गोइंग थी और सडनली शादी का एक प्रस्ताव मेरे सामने आया जो कि मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उससे पहले, शादी से पहले, मैं एक अच्छे, बहुत ही वेल नोन प्रोडक्शन हाउस के साथ एसोसिएट क्रिएटिव हेड के तौर पे काम कर रही थी, जहाँ पे मेरा जो जॉब टाइमिंग है वो 15 से 18 घंटे होता था। तो मैं अपना पैशन एंजॉय कर रही थी, उसमें कहीं ना कहीं राइटिंग भी शामिल था और इस तरह के काम थे जहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश थी मेरी जॉब में। एंड मेरे सामने जब शादी का प्रस्ताव आया तो मैंने वो स्वीकार किया और सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जब एक जैसा आपने कहा, औरत होने के नाते डेफिनेटली हम लोगों की लाइफ में चेंज आता है। शादी के बाद मैं इतना फ्रीली काम नहीं कर सकती थी, 15 से 18 घंटे मैं नहीं दे सकती थी। तो इस एंड दूसरी चीज की, शादी मेरी दिल्ली में हुई, मतलब मैं दिल्ली से मुंबई आई कुछ सिचुएशन के चलते, देन वापस मेरी शादी दिल्ली में हो गई और मैंने काम शुरू मुंबई में किया था। तो वापस दिल्ली जाना मेरे लिए पहला, क्योंकि मैं मुंबई में मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी और मैं एक वेल नोन प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करती थी एज एन एसोसिएट क्रिएटिव, जिसमें बहुत तरह की चीजें होती हैं जो हम लोगों को देखनी होती हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जो हम फेस करते हैं। एंड मेरी जॉब का जो टाइमिंग था वो 15 से 18 घंटे था। शादी होने के बाद मुझे दिल्ली जाना पड़ा और चीजें चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल वैसी नहीं रहती हैं जब आप शादी करते हैं। तो बीइंग अ वुमेन मेरे लिए भी चीजें चेंज हुई। दिल्ली जाना सबसे पहला चैलेंज था।
दूसरा चैलेंज ये था कि जिस जॉब में मैं थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, आज से 12-13 साल पुरानी बात मैं कर रही हूँ, तब इतना एक्सपोजर नहीं था दिल्ली में। जिस तरह से आज हम देखते हैं, हर जगह प्रोडक्शन हाउस है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पे शूटिंग होती है, अच्छे से काम चल रहा है, बट पहले ये नहीं था, या शायद आप ये समझ लीजिए मेरा नॉलेज कम था। तो वहां पर मुझे जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिली या जहाँ मैं जा सकती थी वो न्यूज चैनल थे, तो जहाँ मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, मेरा इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, तो मुझे लगा कि मैं वहां नहीं जा सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन था उसको सोचा मास्टर्स में कन्वर्ट करके मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। एंड देन आई थॉट कि मुझे अपनी फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज 15 से 18 घंटे मैं किसी सूरत में अब नहीं दे पाऊंगी बिकॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम एंड मेनी सिचुएशन जिससे। तो मैंने तब अपना प्रोफाइल जो है वो राइटर के तौर पे चुना और उसी के आधार पे मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। और वहां से मैंने मेरा राइटिंग का काम जो है दिल्ली के छोटे छोटे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन को चुन के किया। वहां मैंने अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधारा या कहीं लिखना शुरू किया और धीरे 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 फिर मैं राइटिंग प्रोफेशन में आई। एंड फॉर्चुनेटली मेरे साथ कुछ लाइफ में ऐसा टर्न लिया कि मुझे मुंबई आना हुआ। एंड जब मैं मुंबई आई तो वहां पर मैं लकी थी कि किसी ने मेरा आर्टिकल पढ़ा और उनको वो आर्टिकल अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया पहले टेलीविजन शो के लिए। तो मैं उनको मना नहीं कर पाई, शायद ये वो अपॉर्चुनिटी थी जो मैं करना चाहती थी, जो मैं ढूंढ रही थी, तो मैंने इमीडिएटली हाँ कर दिया और उसके बाद फिर मेरा सफर चालू हो गया। तब से मैं राइटिंग में हूँ। जी शालू जी, मैं जानना चाहूंगी, आपने दिल्ली से मुंबई तक का सफर की बात की, तो आपने दिल्ली देखा और महाराष्ट्र देखा, दो जगह के वुमेन्स को आपने देखा। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं में और बाकी छोटे शहरों की महिलाओं की स्थिति में क्या अंतर पाते हैं आप? अल्पना जी, मैं यहाँ एक चीज और ऐड कर दूं कि मैंने मुंबई की लाइफ देखा है, मेरी सारी पढ़ाई वहाँ पे हुई है, हम बाद में मुंबई शिफ्ट हुए हैं। एंड इसके साथ में एडिशनली बिकॉज मेरे हस्बैंड रहने वाले राजस्थान के, तो मैंने राजस्थान को भी बहुत ही नजदीक से देखा है। तो आप इसमें आपकी बात में मैं ऐड करूंगी कि मैंने 3 तरह के शहरों के जो है औरतों को देखा है। अब अगर मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूं तो मैं क्या फर्क देखती हूँ, तो मैं इसमें बहुत ही क्लियर बोलूंगी कि औरतों की जिंदगी में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता, वो शहर हो, गांव हो, या जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया है, हर जगह औरतों की जिंदगी लगभग एक सी ही है, कोई बहुत फर्क नहीं है। आप भले ही बड़े शहर में रहते हो, भले आप किसी गांव कस्बे में रहते हो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ एक दूसरे से मैच करेगी, आप एक दूसरे को जो उनके पेन को समझ पाएंगे। तो हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति लगभग सेम सी ही है। फेमिनिज्म जैसा कुछ नहीं होता है, ये मेरा मानना है। फेमिनिज्म जो एक शब्द है जिसमें एक औरत को अपनी हिम्मत, अपनी शक्ति दिखा के आगे बढ़ना है, या वो क्या कर सकती है, अपने टैलेंट को दिखाना है। तो इस चीज को हमारे यहाँ के जो तथाकथित पुरुष समाज जो है, उन्होंने शायद तोड़ मरोड़ के इस तरह से प्रेजेंट किया है कि अगर आप फेमिनिज्म जैसा कोई शब्द बोलते हैं तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ऐसा लगता है यार ये फेमिनिस्ट होने की बात करती है फेमिनिज्म की, तो आप छोटे ही कपड़े पहनेंगे, आप वल्गर बातें ही करेंगे, आप स्मोक करेंगे, ड्रिंक करेंगे, इसके अलावा फेमिनिज्म कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये जो जिस तरह की छवि बताई गई है महिलाओं की, ये अपने आप में बहुत ही निराशाजनक है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुरुषों का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है जिसमें वो शायद महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते, या शायद वो डरते हैं कि अगर महिला शक्ति आगे आ गई तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएंगे। और दूसरा, जितना बड़ा रोल मैं पुरुषों का कह रही हूँ, उससे कई बड़ा रोल मुझे लगता है महिला खुद का है कि महिलाएं ही महिलाओं को आगे आने नहीं देती। हमारे समाज का जो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर एक औरत का हाथ नहीं थामती, आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि स्त्री शक्ति अपने जो पावर है वो दिखा सकती है, अपनी हिम्मत दिखा सकती है, और तब एक्चुअली में आप फेमिनिज्म का मतलब लोगों को बता सकते हैं कि फेमिनिज्म क्या होता है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो महिलाओं की, लड़कियों को स्पेशली हमारे यहाँ जब छोटी बच्चियां होती हैं, किसी के घर में बेटी पैदा होती है, तो उसको कहीं ना कहीं उसके दायरे बता दिए जाते हैं कि तुम एक लड़की हो, ऊंचा मत बोलो, बाहर मत निकलो।
आप कह लीजिए कि ऐसा नहीं होता, लेकिन सच ये है कि आज भी ऐसा होता है, हमें ये सच मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो फेमिनिज्म की छवि जो कुछ चंद महिलाओं की वजह से बिगड़ी है, पुरुषों की वजह से बिगड़ी है, उसका रीजन ये भी है कि जिन लड़कियों को बांधा गया है, जिन लड़कियों को फ्रीडम नहीं दिया गया, वो कहीं ना कहीं छटपटाती हैं फ्रीडम के लिए, बताने के लिए कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं, हमें वो आजादी दीजिए। और शायद उसको समझाने के लिए वो रास्ते गलत अपना लेती हैं, फ्रीडम को बताने के लिए वो गलत तरीके से चली जाती हैं, बताने के लिए कि हम भी आदमी से कम नहीं है। तो ये वो बंदिशें हैं जो एक लड़की को गलत ट्रैक पे ले जाती हैं। और जो आप फ्रीडम अपने बेटों को देते हैं, मुझे लगता है वही फ्रीडम आप अगर अपनी बेटियों को देंगे तो ये जो भेदभाव है या ये जो जितना भी ये जो बीच का दूरियां हैं, ये कम हो पाएंगी। औरतों को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना आज के समाज पे हमारे यहाँ आज भी औरतों को करना पड़ रहा है। शालू जी, तो आपके विचार जान के मेरे को ऐसा लगता है कि पुरुषों की दुनिया को छोड़ के इस नारी को नारी का साथ देना चाहिए। अगर नारी एक दूसरे को समझे, नारी भावनाओं को समझना नारी के लिए तो एकदम संभव रहता है। अगर वो समझे तो कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी छोटे शहर की नारी। अब थोड़ा हम लोग हट के बात करते हैं। एक ऐसा प्रश्न जो सभी नवांकुर लेखक या स्थापित लेखक है उसके मन में भी आता है या उसके मन में घर करता है कि एक अच्छी कहानी लिखने का मूल मंत्र क्या होता है। आप थोड़ा इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए अनुराग, मुझे ऐसा लगता है मूल मंत्र जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर आप एक राइटर हैं तो आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना पड़ता है। अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो आप एक अच्छे राइटर हो जाएंगे। तो मूल मंत्र जैसी कोई चीज नहीं है। इसमें पॉइंट यहाँ आता है कि अगर मैं छोटी छोटी चीजों को समाज में से ले लीजिए, अपने इर्द गिर्द ले लीजिए, उसमें अगर मैं छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों के बीच में आना चाहिए, क्या ये एक अच्छे ढंग से हम इसको प्रेजेंट करके लोगों को बता सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, हम इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, या आपके पास किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप वो बताना चाहते हैं और वो मुद्दा बहुत ही कॉमन सा मुद्दा है लेकिन आप उसका प्रेजेंटेशन अच्छा देते हैं, तो वो एक कहानी जो है अच्छे किरदारों के साथ आप उसको बहुत अच्छे से ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। आज के टाइम की अगर आप देखें, आज की जो फिल्म होती हैं जो नहीं चलती हैं या जो एंटरटेनमेंट पर्पज से बनती हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगी, मैं बात कर रही हूँ गहरे मुद्दों की, जिसमें बहुत सारी फिल्म हैं जैसे इंग्लिश है, टॉयलेट है, या इस तरह की जो फिल्म हैं आप इनको देखिए तो इनमें बड़े ही सिंपल मुद्दे लिए गए हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करती हूँ तो एक लेडी जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जो हाउस मेकर बनकर रह जाती है, जो बोलना चाहती है, उसके अंदर सब कुछ है लेकिन वो घर की जिम्मेदारियों में इतना उलझ गई है कि वो अपने आप को खोती चली जा रही है। कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से उसी में बिजी हो गई है। तो जब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मौका मिलता है, किस तरह से वो निखर के निकलती है, वो भी सब कुछ कर सकती है। एक बड़ी छोटी सी बात है जो हम अपने घर की महिलाओं में महसूस नहीं करते। हम कभी उनसे बैठ के पूछते नहीं उनके क्या सपने हैं, आप क्या करना चाहते हो या क्या करना चाहते थे, अभी कर सकते हो, ये बहुत ही कम देखा जाता है। होता है, ये डेफिनेटली होता है, समाज में चीजें बदल रही हैं, बदलाव आ रहा है, ये होता है आज के टाइम पे। लेकिन अगर इस तरह की फिल्म को मैं देखूं तो ये वो मुद्दे इन्होंने, जैसे गौरी शिंदे ने ये जो मुद्दा उठाया है, ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा कि इससे जितने भी लोग देखेंगे कहीं ना कहीं अपने घर की महिलाओं के प्रति एक अलग नजरिए से देखेंगे, कहीं ना कहीं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं इनकी भी कोई डिजायर तो नहीं थी जो पीछे छूट गई है। सिमिलरली बहुत सारी फिल्म है, आप भी इडियट देख लीजिए, तारे जमीन के देख लीजिए। तारे जमीन का नाम लूं तो मैं, आप वाकई में देखेंगे कि उसके बाद से लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है। आर्टिकल 15 देख लीजिए। एग्जैक्टली, मतलब मैं कुछ चुनी हुई फिल्म के नाम ले रही हूँ, बस इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो ये जो आप इन स्क्रिप्ट की बात करते हैं या जो आप इस कंटेंट की बात करते हैं, ये कुछ नया नहीं है, ये हमारे समाज से बाहर निकल के नहीं है। ये वो है जिनके साथ हम जीते हैं, लेकिन उनको कभी हम सीरियस
तरह से देखते नहीं है, या देखते हैं तो इग्नोर कर जाते हैं, अरे ये दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ये कह देते हैं, हम उसको कभी उस ढंग से देखते नहीं। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर हैं, आपको लगता है आप एक अच्छे राइटर हैं, तो डेफिनेटली इस तरह के मुद्दों को उठाइए और कुछ ऐसी कहानी गढ़िए जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, एंगेज करके रखे और कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मैसेज छोड़े। तो आपकी ऑब्जर्वेशन ही, मेरे ख्याल से अगर आप मूल मंत्र जैसी बात करेंगे, तो आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन ही आपकी कहानी का मूल मंत्र है। और इसी में मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा कि एक अच्छे लेखक या एक अच्छे राइटर और एक अच्छी सोच में आपको कितनी सिमिलरिटी लगती है, कि उनका कितना रिलेशन है? लेखक जो होता है वो समाज को आईना दिखाता है, तो एक लेखक की सोच बेहतर होना कि वो सही दिखा सके, वो कितना, जैसे मैंने आपको भी इससे पहले कहा था कि एक लेखक को अच्छा ऑब्जर्वर होना जरूरी है। तो अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं, आपको ऐसी चीजें लगती हैं कि ये कोई मुद्दा हो सकता है, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो एक फिल्म है टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें एक डायलॉग है, छोटी सी लाइन है जो बहुत बड़ी बात बताती है। उसमें डायलॉग है, जब लड़की कुछ लेडीज को बोलती है कि तुम्हें तो ये तक नहीं पता है कि तुम प्रॉब्लम में हो। तो मेरे हिसाब से वो कहानी का एक सार है, मतलब आपके घर में शौचालय नहीं है और आपको ये बात पता नहीं है, बिकॉज सब ऐसा करते आए हैं तो आप भी वो कर रहे हैं, जबकि आपको ये नहीं पता है कि ये एक प्रॉब्लम है। तो सिमिलरली अगर हम अपने इर्द गिर्द कुछ इस तरह की समस्याओं को देखते हैं जो हमें लगता है प्रॉब्लम है, एंड लोग उसके साथ एडजस्ट करके चल रहे हैं, आपको लगता है इस समस्या को आपको उठाना चाहिए, तो आप एक लेखक हैं, तो ये आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप उसको हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ या एक इंटेंस स्टोरी के साथ ये किस तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो भी टारगेट ऑडियंस है उस तक वो बात पहुंचनी चाहिए। क्योंकि समटाइम आपको एंगेज करने के लिए लोगों को कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालने पड़ते हैं ताकि लोग आपकी कहानी के साथ जुड़े रहें, देखते रहें, और अल्टीमेटली आपका जो भी विषय है आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो एक अच्छा लेखक के लिए सबसे पहले जैसे आपने सोच कहा, तो उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आसपास की चीजों पे ध्यान दीजिए, छोटे से छोटा मुद्दा भी बहुत बड़ा हो सकता है अगर आप उसको नोटिस करते हैं तो। और दूसरा आपकी प्रेजेंटेशन, कि आपको आप उस मुद्दे को किस तरह से लोगों के आगे प्रेजेंट करते हैं, ये आपका सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक अच्छे लेखक के लिए मुझे लगता है दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को समझें कि आपने जो मुद्दा उठाया है वो बेसिकली किसको दिखाना चाहते हैं, आप किसको बताना चाहते हैं। कोई मुद्दा है जो आप बच्चों को कोई शिक्षा देना चाहते हैं, कोई मुद्दा है जो आप महिलाओं को टारगेट करते हैं, कुछ है जो आप एडल्ट को करते हैं, टीनेजर्स को करते हैं, तो या फिर आप ओवरऑल सबको टारगेट करते हैं, ये या एक यूनिवर्सल मैसेज है जो आप सबको देना चाहते हैं। कहीं ना कोई कॉमन प्रॉब्लम फेस करता है। तो इस तरह से आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है वो आप एकदम माइंड में क्लियर रखिए जब भी आप कोई फिल्म लिखते हैं, क्योंकि वो आधार होती है कि आपको किस तरीके के एसेंस डालने हैं अपनी स्क्रिप्ट में। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑब्जर्वेशन अपनी रखिए हमेशा, और दूसरा आप ये देखिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि वो उसमें आपको एलिमेंट्स डालने होंगे उनके हिसाब से। मेरा अगला प्रश्न है, हमारे जो राइटर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले के बारे में आप थोड़ा बताइए। स्क्रिप्टिंग अगर करना चाहते हैं, आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो जैसे इससे पहले वाला पॉइंट मैंने बोला, ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, स्क्रिप्टिंग के लिए आपको फॉर्मेटिंग आनी जरूरी है, क्योंकि हर चीज का अपना एक तरीका होता है लिखने का। जब आप स्क्रीन राइटिंग करते हैं, क्योंकि हर एक तरह की अलग अलग राइटिंग है, आप जब ऑडियो राइटिंग करते हैं तो अलग राइटिंग हो जाती है, स्क्रीन के लिए लिखते हैं अलग हो जाती है, नॉवेल या मैगजीन के लिए लिखते हैं वो अलग हो जाती है, तो आई मीन प्रिंट के लिए लिखते हैं तो वो अलग हो जाती है। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं स्क्रीन राइटिंग की, स्क्रीन राइटिंग के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप विजुअल्स में अपनी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आपको वो चीज विजुअल्स में प्रेजेंट करनी है तो डेफिनेटली आपकी एक बड़ी टीम होगी, है ना। वो टीम के साथ आप काम करेंगे, आप लिख के देंगे और वो टीम उस चीज को पर्दे पे उतारेगी। अब आप क्या लिखेंगे कि वो पर्दे पे उतारेगी,
आप कैसे लिखेंगे कि वो पर्दे पे उतारेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एक ऐसी भाषा, एक ऐसी जो फॉर्मेट है उसका नॉलेज होना जरूरी है जिससे हर कोई वाकिफ हो। एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कीजिए जो आप किसी टीम को देते हैं, उसमें हर टीम का बंदा या फिर जो लोग मेल हैंडल करने वाले हैं उनको उस स्क्रिप्ट का आइडियाओं को मालूम हो, आपने क्या लिख के दिया है, किस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो वो जो फॉर्मेटिंग है वो बेसिक चीज आपको आनी बहुत जरूरी है स्क्रीन के लिए जब आप लिखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। मैं एज अ राइटर अगर कुछ लिखती हूँ, मेरे दिमाग में कोई सीन चल रहा है जो कि कुछ ऐसा सीन दिख रहा है, तो वो मैं आपको शायद वर्बली ना बता पाऊं, या मैं बताऊं तो उसमें कुछ चंक्स ऐसे होंगे जो आप भूल जाएंगे, या आप एडिट कर सकते हैं, या अगर मैं उसको ठीक से नहीं लिख के दूं तो किसी को भी मैकअप हो सकता है, अपनी लोग चीज ऐड कर सकते हैं, शायद आपकी स्क्रिप्ट एक्सेप्ट ही ना हो, किसी और राइटर को दे दी जाए, तो बहुत सारी इसमें बातें आ जाती हैं। तो बेसिकली अगर आपको एक स्क्रीन राइटर बनना है तो आपको फॉर्मेटिंग आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फॉर्मेटिंग आपकी टीम को हेल्प करेगी, जिसमें आपके डायरेक्टर्स होंगे, आपके आप खुद राइटर हैं, जब आप अपनी लोकेशन पे जाएंगे आप देख पाएंगे कि आपकी टीम किस तरह से शूट किए जा रहे हैं, आपके डीओपीज हैं, आपकी बहुत बड़ी यूनिट है, आर्टिस्ट हैं, उन सबको स्क्रिप्ट की एक ही फॉर्मेटिंग समझ में आती है। तो वो एक तरीके से एक भाषा कह लीजिए कि आप एक ऐसी चीज उनको दे रहे हैं जो हर कोई समझ पा रहा है। तो स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपने कोई कोर्स नहीं किया है और आप राइटर बनना चाहते हैं, तो मेरी आपके लिए एक सलाह है कि आप कोई भी एक छोटा मोटा कोर्स, सर्टिफिकेशन का कोई कोर्स या डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स, जो भी आप करना चाहते हैं, कोई एक कोर्स जरूर करें, सो दैट आपको वो फॉर्मेटिंग का आइडिया लगे कि स्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती है। और उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे आप और मैं जिस तरह से भी बात कर रहे हैं, स्क्रिप्ट में ये इतना आसान नहीं होता। उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि एक डायरेक्टर और एक राइटर के बीच होते हैं, एडिटर और डायरेक्टर के बीच होते हैं, एक डीओपी और डायरेक्टर के बीच में होते हैं। तो वो कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, कुछ कॉमन डिक्शनरी होती है, वोकैबुलरी होती है, जो आप जब आप फॉर्मेटिंग सीखते हैं तो वो आपको समझ में आती है। वो आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही प्रोडक्शन को फोकस करेंगे या आपने वन टाइम लिखना है। आप लिखेंगे तो आपको आगे भी फ्यूचर में लिखते जाना है। तो आप आज बॉलीवुड में हैं, आज आप किसी और इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं, आपके पास एक्सपोजर ज्यादा होगा अगर आपके पास एक फॉर्मेट क्लियर है। तो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट है, ये बेसिक जो है वो अभी जैसे आपने बताया कि वो बाहर से कोर्स कर सकते हैं। अभी मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग घर बैठ के सीखना चाहते हैं ये स्क्रिप्ट राइटिंग या स्क्रीन लिखना, और वो लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं किसी कोर्स को ज्वाइन करना, बिकॉज वहाँ पे उनको पे करना पड़ेगा। बट वो उनके पास एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, बट वो कोर्स एफर्ट नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे वो जाके वो सीख सकते हैं? कोई ऐसा माध्यम है जहाँ पे वो सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? जी एब्सोल्युटली। देखिए, आज हम फॉर्चुनेटली ऐसे जमाने में जिसको डिजिटल वर्ल्ड कहा जाता है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी कोर्स को, या आपकी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि आप किसी कोर्स को चाह कर भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो मैं बोलूंगी आप बेसिक आइडिया के लिए आपके पास बहुत सारे डिजिटल ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे ब्लॉग्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब में बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्स हैं, आप वो देख सकते हैं। आप कहीं ना कहीं से बेसिक चीजें समझ लीजिए। अगर आपको अपनी एक स्किल राइटिंग करनी है तो आपके लिए वो बेसिक क्लियर होने जरूरी है। एंड देखिए, जहाँ चाह वहां रहा। अगर आपको लिखना सीखना है, आपके पास वाकई में कोई अच्छा कंटेंट है और आप चाहते हैं कि वो हूबहू वैसा स्क्रीन पर आए, तो आप कोशिश कीजिए वो हूबहू वैसा ही आप पहले आप उसको पन्ने पर उतारें। आप एक स्क्रिप्ट के फॉर्मेट को, एक स्क्रिप्ट के फॉर्म पे उसको लेकर आए, तब आप उसको आगे लेकर जाएं। मानना है कि जैसा आपने बताया कि स्क्रिप्ट राइटिंग हो या स्क्रीन प्ले हो, बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। और उस बेसिक्स को क्लियर करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े कोर्सेज, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करें। छोटे छोटे ब्लॉग्स पढ़ के भी जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए, वो जरूर करना चाहिए। थैंक यू शैली। अल्पना जी, मैंने एक्चुअली जो सर्टिफिकेशन कोर्स, डिप्लोमा या डिग्री की जो बात कही है,
देखिए होता क्या है कि जब हम किसी चीज के स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स फॉर एजुकेशन, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने को मिलता है। ये बहुत मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है। इट टोटली डिपेंड कि आप कितना खूबसूरत सोच सकते हैं, कितना अलग सोच सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इस क्रिएटिव फील्ड की आपके अंदर कितना हुनर है, कितना टैलेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर हम इस तरह के कोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें होता यह है कि बहुत सारी चीजें जो शायद आपको एज एन एसोसिएट बन के एक्सपीरियंस करना होता है, आपको आप किसी बड़े राइटर के अंडर में जाते हैं, आप डायरेक्टली अपनी कोई चीज नहीं लिख के दे पा रहे हैं, बहुत सारी रिजेक्शन आपको मिल रही हैं, कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट होते हैं। तो उससे बचने के लिए एक देखिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेकर आती है चीजें कि आपको रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इट इज नॉट कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा, नो, इट इज बिकॉज आपका फॉर्मेट क्लियर है, आपको भाषा उन लोगों की आती है, आपको मालूम है कि अगर आपका ये फर्स्ट टाइम भी है तो आप उतना खराब नहीं लिख रहे हैं, आप एकदम नए नहीं है इंडस्ट्री में, आप नए होने के बावजूद भी उनकी भाषा को समझते हैं, आप उन्हीं की भाषा में उनको एक स्क्रिप्ट लिख कर दे रहे हैं जो कि एक्सेप्टेबल होगी, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। एक ये है कि सोशल मीडिया पर क्योंकि चोरी जो होती है, कंटेंट चोरी होती है, वो बहुत आम बात है। अभी तो राइटर्स जो होते हैं वो अपनी कंटेंट को सोशल मीडिया पे डालने से कतराते हैं। तो एक तो पहला आता है, शायद उन्हें रजिस्टर करना पड़ता है खुद को राइटर्स एसोसिएशन के साथ। तो वो आप थोड़ा उनको बताइए कि वो ऐसा कैसे उनको मुंबई ना आना पड़े, क्योंकि सबसे पहला जो उनके दिमाग में ये आता है कि उनको मुंबई आना पड़ेगा, तो वैसा घर बैठे कैसे कर सकते हैं? ओके, इसमें दो बातें अलग अलग हैं। पहली चीज ये कि घर बैठे, जैसे हमने अभी कहा कि आप बेसिक फॉर्मेट समझ लीजिए। दूसरा, आप अपने इर्द गिर्द की चीजों को ऑब्जर्व करते रहिए। अगर आपका ये मुद्दा क्लियर है ना, इसके बाद आगे की बात आती है। अब आपने कहा कि कंटेंट चोरी हो जाता है, आप कहीं लिखते हैं, उसे कैसे बचा जाए। तो पहली चीज देखिए, आपकी कोई चीज, आपका कोई आइडिया डेफिनेटली चुरा सकता है, लेकिन आपके हुनर को नहीं चुरा सकता। अब होता ये है कि अगर आपने अपना कोई आइडिया कहीं सोशल मीडिया पे डाला है, जिसको मैं बोलूंगी आप अवॉइड कीजिए। अगर आपकी कोई अच्छी सी कहानी आपको लगता है ये डिफरेंट है, या ये समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, आपके दिमाग में खूबसूरत सी कहानी है, तो मैं कहूंगी अवॉइड कीजिए इसको सोशल मीडिया पे डालने के लिए, उसको मत डालिए। एंड दूसरी चीज, उसको रजिस्ट्रेशन करने के अलग तरीके हैं, फिर आगे उसके साथ क्या करना है ये अलग चीज है। पहले हम बात करते हैं कंटेंट चोरी की। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं कहीं अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 4 लोगों तक जाना चाहता हूँ, तो बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, बट मैं लोगों को कैसे बताऊं, कैसे, तो पहले आप अपनी ही कुछ कहानियां, जैसे छोटे छोटे आप स्टोरीज करते होंगे, कहीं ना कहीं लोग छोटे छोटे चंक्स लिखते हैं। चंक्स इन द सेंस, आपने एक छोटे से पैरा में अपनी पूरी कहानी का सार दे दिया, या आप ये देखना चाह रहे हैं कि ऑडियंस उस पर कैसे रिएक्शन देती है। और अगर वो चोरी होता है, वो ऑल्दो आपने पूरी कहानी नहीं दी है, कुछ ऐसा ही आधा अधूरा हिस्सा दिया जो लोगों को पसंद आ गया, लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। आपको लगता है अगर मेरी चीज चोरी हो रही है, इसको बस मतलब आप इसको उल्टा लेने के, मैं तो ऐसा कहूंगी कि आपको खुश होना चाहिए। चोरी उस चीज की होती है जिसकी कोई वैल्यू होती है। अगर आपकी कोई चीज चोरी हो रही है तो यानी कि वो वैल्यूएबल है। तो आप अपने कुछ आधे अधूरे पोर्शन डाल सकते हैं, कुछ ऐसी कहानियां जो आपको लगता है कॉमन है, ऑलरेडी लोग जानते हैं, लेकिन आप उनको कैसे अलग ढंग से लिख सकते हैं, उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इस तरह की चीजें आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी करने में आपको हेल्प करेगी। वो आप डेफिनेटली सोशल मीडिया पे डालिए। दूसरी चीज आती है कि आप अपने कंटेंट चोरी होने से कैसे बचें। देखिए, राइटर एसोसिएशन, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन एक एसोसिएशन है मुंबई बेस्ड, जो कि राइटर्स के हक के लिए लड़ती है। यहाँ पे अगर आप एक मेंबर बनते हैं तो यहाँ पर आपकी चीजें रजिस्टर होती हैं। आप कुछ भी लिखते हैं, आप किसी भी प्रकार के राइटर हैं, आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं, आप स्टोरी लिखते हैं, आप गाने लिखते हैं, आप पोइट्री लिखते हैं, डायलॉग लिखते हैं, आप जो भी लिखते हैं, आप ये डेफिनेटली अपनी चीजों को रजिस्टर करवाइए। एंड अगर इन केस आपको लगता है आपके रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी किसी ने इसके साथ गलत किया है या अपने तरीके से उसको बना लिया है, तो राइटर एसोसिएशन आपके साथ खड़ा होगा, वो आपके लिए फाइट करेंगी।
एंड इसके अलावा एक चीज और मैं बोलूंगी कि अगर आप राइटर एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं और आपके पास एक अच्छी कहानी है, आपको लगता है ये कहानी मैं बहुत लंबी होल्ड नहीं करना चाहता हूँ, मुझे लगता है जब तक कार्ड बनेगा, प्रोसेसिंग होगी, तब तक मैं ये कहानी किसी को सुनाऊं, तो उसके लिए मैं आपको एक ये सलाह दे सकती हूँ कि आप ईमेल का उपयोग कीजिए। पहली बात, आप जहाँ पर भी जो भी लिखते हैं उसमें डेट एंड टाइम जरूर लिखिए कि आप कौन सी डेट में अपना कंटेंट लिख रहे हैं। वो नोट पैड है या आपका लैपटॉप है, जहां पर भी आप अपनी कहानी लिखते हैं उसमें डेट डालना मत भूलिए। एंड जब भी आप किसी को अप्रोच करते हैं तो उनका ईमेल आईडी लीजिए। अगर आप एक रजिस्टर्ड राइटर नहीं है और आपके पास अच्छी कहानी है, आप किसी को अपनी कहानी देना चाहते हैं, तो आप ईमेल के माध्यम से उनसे बात कीजिए और ईमेल से ही उनसे सारी कॉन्वर्सेशन कीजिए। व्हाट्सएप पे कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए, नहीं कर सकते या आप और माध्यम मत अपनाइए, लेकिन ईमेल एक ऐसा माध्यम है जो, अगर मान लीजिए आपकी कहानी चोरी होती है, आपने किसी को अपनी कोई कहानी भेजी और वो कहानी से मिलती जुलती कोई कहानी आज के साल 2 साल बाद या कुछ महीनों बाद आपको स्क्रीन पे नजर आती है और आपको लगता है कि मेरी ही कहानी है जिसको थोड़ा बहुत चेंज करके दिया गया, जिस चीज से आपके पास सबूत है, और आपने अगर किसी को ईमेल किया है तो उसका डेट एंड टाइम आपके पास होगा। तो वो जो कहानी बनी हुई है वो कब रिलीज हुई है या कब उसकी मेकिंग हुई है और आपने वो कंटेंट उनको कब भेजा था, तो ये बहुत इजी हो जाता है टैली करना कि पहले कहाँ से शुरुआत हुई, पहले आपने भेजा था या पहले उनकी रिलीजिंग हो गई, तो फाइट करना इजी हो जाता है। तो ये कुछ चीजें आपको एज अ राइटर बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है कि आप अपने आइडियाज हर किसी को मत सुनाइए। एंड भरोसा आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात मैं कर रही हूँ, पहली चीज मैं कह रही हूँ आप हर किसी को मत सुनाइए, दूसरा मैं कह रही हूँ भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आप भरोसा नहीं करेंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो आप लोगों पे भरोसा कीजिए, आप ईमेल के माध्यम से उन लोगों पे भरोसा कीजिए, उनको अपनी कहानी दीजिए और बस ये एक तरीका हो सकता है कि आप अपनी कहानी चोरी होने से बचा सकते हैं। तीसरी चीज, राइटर एसोसिएशन, आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप भारत देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, तो आप घर बैठे उनके मेंबर बन सकते हैं। आपको मुंबई आने की कोई जरूरत नहीं है, आप उनके मेंबर बनिए, आप उनके जो भी रूल्स हैं, जो भी कंडीशन हैं वो समझिए और घर बैठे आप राइटर एसोसिएशन के मेंबर बन जाइए और अपनी जितनी भी चीजें हैं उसको, पहले तो मैं कहूंगी उसको रजिस्टर करा के ही किसी को वो कॉपी दीजिए। फिर आखिरी प्रश्न है कि जैसे सब जानते हैं कि मुंबई माया नगरी है और जिसके माया जाल में काफी लेखक फंस जाते हैं, तो आप हमारे नए लेखकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी अभी कहा कि आपने जैसा कहा कि मुंबई माया नगरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ की जो चमक धमक है वो हर किसी को आकर्षित करती है। हर किसी को लगता है कि मुझे मुंबई जाना है, मेरे पास एक ऐसी कहानी है कि सब मेरा वेट कर रहे हैं, मैं ये कहानी सुनाऊंगा तो लोगों के होश उड़ जाएंगे और ये कहानी इस तरह की मार्केट में आई नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, हर राइटर के लिए अपनी वो कहानी सर्वोत्तम होती है। हर राइटर को अपनी हर कहानी से बड़ा प्रेम होता है क्योंकि वो उसका बेबी होता है, उसको लगता है कि ये मेरी कहानी जो है ये सबसे अलग है, सबसे अच्छी है। हर किसी को लगता है, वही सपने लेकर लोग इधर की चमक धमक की तरफ आकर्षित होते हैं और मुंबई बिना कुछ सोचे समझे आ जाते हैं। तो मैं आज जो बनना चाहते हैं राइटर्स, जो मुंबई आने के लिए प्लान कर रहे हैं, उनको सिर्फ इतना बोलूंगी कि पहले आप अपने टैलेंट को, आप उसको देखिए कि आप क्या वाकई में इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आपको मुंबई आने का रिस्क लेना चाहिए, क्या आप फाइनेंशियली मेंटली इस तरह से स्टेबल हैं कि आप मुंबई में सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि मुंबई में आना जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर सरवाइव करना। आप एज अ स्ट्रगलर बन के आते हैं, आप बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं और आपको लगता है कि लोग आपके लिए बैठे हैं, तो जब आप यहाँ आते हैं तो सच का सामना होता है। आप प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं, धक्के खाते हैं, आप चैनल्स में जाने की कोशिश करते हैं, धक्के खाते हैं, अपनी कहानी ले फिरते हैं, लेकिन लोग आपको वो नहीं देते जिसके लिए आप आए हैं, वो इज्जत, वो मान सम्मान, या शायद जो आप उम्मीदें करके आते हैं कि आपकी कहानी सुनी जाएगी, अपना समय तक नहीं देते हैं। हालांकि ऐसा हर केस में नहीं होता, बट ये होता है, आप इसको मानते चलिए। तो बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है, मैं बोलूंगी कि आप जहां पर भी हैं, पहले तो आप अपनी कहानी को अच्छे से
समझ लीजिए कि आप किस तरह की कहानी लिख रहे हैं और आपको लगता है कि ये कहानी इस तरह की है कि ये वाकई में बहुत अलग है, तो आप को, जैसा मैंने कहा, आप राइटर एसोसिएशन के सदस्य बन जाएं, अपनी कहानी को रजिस्टर कराएं और जहां भी आप बैठे हैं वहां से कॉन्टैक्ट निकालने की कोशिश करें, उन लोगों के ईमेल्स निकालने की कोशिश करें। हर जगह कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएंगे। बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आपको अगर करियर में आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सक्सेस, आपको अगर सक्सेस की ओर जाना है तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और उस मेहनत में आपको कॉन्टैक्ट अपने बनाने हैं, या आपकी कहानी जो है इस तरह की है कि आपको रिजेक्शन नहीं फेस करना पड़े, इस लेवल का कॉन्फिडेंस है, तो आप घर बैठ के ही उनको ईमेल कीजिए, अपना वन लाइनर लिखिए, छोटी सी कहानी जो है उनको एक पेज की रजिस्टर करके दे दीजिए और उनको समझ में आएगा तो वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो आपसे डेफिनेटली संपर्क करेंगे और फिर वो आपको सामने से बुलाएंगे कि आप मुंबई आइए तो हम डिस्कस करते हैं। तो मैं इतना बोलूंगी कि आप अगर मुंबई फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें मुंबई आना है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ये मेंटली अपने आप को रेडी करके आइए कि हालांकि आपकी कहानी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा लिख लेते हैं, बट इसके बाद भी आप मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि आपको रिजेक्शन मिलेंगे, आपको लोग वो कहेंगे जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। शायद आपने उस ढंग से अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में उस तरह की बातें नहीं सुनी है जो आप मुंबई में सुनने वाले हैं। तो बी रेडी फॉर ऑल द सिचुएशंस। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीजें हैं जो हर स्ट्रगलर को महसूस करनी पड़ती हैं। अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं, आपको मैं बोलूंगी कि आपको ये चाहिए कि आप अपनी स्टोरी जो है पहले अप्रूव करवा लीजिए। लोग आपकी कहानी को एक अप्रूवल दे देते हैं, वो सामने से बुलाते हैं, तब आप मुंबई आइए। अदरवाइज आप घर से लिखने की ही कोशिश कीजिए। आप बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है जिनके नंबर अवेलेबल हैं गूगल पे, आप उन प्रोडक्शन हाउस से संपर्क कीजिए। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो अच्छी सीरीज बना रहे हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए। बहुत सारे ओटीटीज हैं जिन्होंने अपने कॉन्टैक्ट छोड़े हुए, आप उनसे संपर्क कीजिए। तो सब कुछ आजकल डिजिटल है, आपको जरूरत नहीं है कि आपको फिजिकली यहाँ आना है एंड इतना स्ट्रगल करना है। जमाना बदल गया है, जमाने के साथ हमको बदलने की जरूरत है। जी शायद जी, मेरे ख्याल से इतना आसान भी नहीं है यहाँ पे आना, क्योंकि बाहर के लोग जो देखते हैं वो फिल्मों में देखते हैं। फिल्मों में एक कोई गांव का बंदा आया यहाँ पे, एक स्क्रिप्ट उसके हाथ में और रातों रात वो स्टार बन गया। ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वो पहली बार मुंबई नगरी में कदम रखता, वहां से उसका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। कोई पर्स चुरा लेगा, कोई कुछ भी कर लेगा, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो ये सब चीजें जब वो फेस करता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी आता है कि जब वो अपने घर से चलता है तो अपने आसपास और उन सबको इतना बोल के आता है कि वो स्टार बन के ही लौटेगा, तो वापसी का रास्ता तो बंद हो जाता है उसका। तो भाई नहीं हुआ, एग्जाम में फेल हो गए तो क्या हुआ, घर तो वापस जा सकते हैं ना, दोबारा से कुछ और शुरू कर सकते हैं। बट उसके जो सपने, उसके जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, वो वापसी का रास्ता बंद कर देती हैं। तो वो अगर थोड़ा सा वापसी का रास्ता खुला रहे तो शायद फिर भी ठीक है, स्ट्रगल करेगा, कुछ धक्के खाएगा तो वापस जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो भाग के नहीं आना चाहिए, जब तक कि कुछ मजबूत उसके पास नींव नहीं हो कि वहां जाके मेरे को इससे मिलना है, उसने मेरे को बुलाया है, काम मिलेगा। और उसके बावजूद भी उसको इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए, भले ही उसने बुलाया है आगे से, हो सकता है कि जाने के बाद वो मना कर दे। तो वो सारी चीजें उसको ध्यान में रखना ही चाहिए। इसके लिए जैसा कि आपने बोला कि पहले घर में बैठ के उसको वो तैयारियां करनी चाहिए, जब मुंबई से बुलावा आए तो आना चाहिए और थोड़ा सा ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, जो मेरा अपना मानना है। नहीं तो वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। बिल्कुल अल्पना जी, देखिए जो आपने कहा मैं इससे सहमत हूँ। मैंने भी इसीलिए ये मुद्दा छेड़ा, क्योंकि होता क्या है हमारे यहाँ जो एक तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सेट किए गए हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है, स्पेशली मैं एक्टर्स की बात करूंगी, राइटर्स की नहीं, जहाँ पर होता ये है कि आप आए हैं और मुंबई में आपने स्ट्रगल शुरू किया है और आपको कोई मिल गया रास्ते में, उसने अपना काम दे दिया, आप रातों रात आपने प्लेटफॉर्म से बिताई है एंड सडनली काम मिलते ही आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। देखिए ये कहानियां हैं, इसमें
बहुत सारी कहानियां सच हैं, लेकिन बहुत सारी कहानियां अधूरी हैं, बहुत सारी कहानियां पूरी नहीं है, जिसमें हम ये नहीं जानते कि उनका बैकग्राउंड कैसा था, कैसा रहा, क्या नहीं रहा, एलॉबरेट करके चीजें नहीं बताई जाती हैं। तो मैं यहाँ बोलूंगी कि हम वो अधूरी कहानियों को लेकर बेस ना बनाए। हर किसी की किस्मत उस तरह की नहीं होती, जिनकी किस्मत चमक गई हम सिर्फ उन्हीं से इंस्पायर होते हैं। देखिए, हजारों लोग आते हैं, उसमें एक दो हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं, बाकी उनका क्या, बाकी उन हजारों का क्या जो वापस चले गए। तो हमें उस पहलू की तरफ भी देखना चाहिए। जैसे आपने कहा घर वापसी का रास्ता, तो आज के जमाने में हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हमें डिजिटल दुनिया देखने को मिल रही है, जिसमें हम लोग सब कुछ अपने घर बैठ के कर रहे हैं। आप देखिए, स्टडीज हो रही हैं, घर से काम हो रहा है, तो फिर राइटिंग तो एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आप आराम से घर से बैठ के सारे काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मुंबई आना शुड बी द लास्ट ऑप्शन, जहाँ पर आप मुंबई को और अपनी फैमिली को आपको बहुत फाइनेंशियली लॉस नहीं होंगे, मेंटली लॉस नहीं होंगे। अगर आप अपने घर में बैठ के ये स्ट्रगल करते हैं, आप अपना पूरा टाइम डिवोट करते हैं अपनी राइटिंग पे, तो डेफिनेटली कीजिए, लेकिन आपको किसी प्रकार की उतनी हानि नहीं होगी जितनी आपको मुंबई आकर वो रिजेक्शन ले जाकर होती है, जहाँ पर आपके पास समझ में नहीं आता अब मैं करूँ क्या, मैं अपनी फैमिली को मुंह नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ की बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो लोग मुंबई आए और अपना घर बार छोड़कर और लोगों से, अपने घर वालों से झगड़ा करते आए, लेकिन मुड़कर नहीं जा सकते, तो वो मुंबई में कर क्या रहे हैं। वो लोगों तक कहानियां नहीं पहुंचती हैं कि वो स्ट्रगलर था, आज वो क्या रहा है मुंबई में। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है, पूरी कहानी ये है। तो इसके लिए आप जहाँ पर भी हैं, भारत के जिस भी कोने में बैठे हैं, आप किसी गांव में हैं, आप किसी कस्बे में हैं, जिले में हैं, डिस्ट्रिक्ट में हैं, या किसी बहुत बड़े शहर में हैं जो मुंबई से बहुत दूर है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना स्ट्रगल अपने घर से ही कीजिए। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते मुंबई आने के लिए, आपके पास कुछ इस तरह की बातें नहीं होती कि अब आपको मुंबई आना चाहिए, तो आप मुंबई मत आइए। जी शालू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अविरल साहित्य मंच पर आए, बड़ी सरलता एवं स्पष्ट रूप में आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। लेखन कौशल और कहानी एवं स्क्रिप्ट राइटिंग को भी आपने बड़ी निपुणता से समझाया। अन्य विषयों पर भी आपके द्वारा दी गई जानकारी और सुझाव हमारे दर्शकों को काफी फायदेमंद लगेंगे। अविरल साहित्य तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता है और ये कामना करता है कि आपका भविष्य नई ऊंचाइयों पर जाए। और जो दर्शक हमें अभी देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए हस्ती से। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मास्क पहने और कोविड प्रोटोकॉल का नियमित रूप से पालन करें। धन्यवाद। शालू जी, आप मंच के लिए कुछ अगर कहना चाहें तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। इस पहल को अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहें, आप बताना या कुछ दिशा निर्देशन देना चाहें, किस डायरेक्शन में लेके जाना है? पहले तो मैं अविरल साहित्य और पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और दूसरी चीज, देखिए, मैं इतनी सी बात बोलूंगी कि जो पहल आपने की है वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि राइटर्स को, जैसा मैंने कहा, कि बहुत बी ग्रेड, बी वैल्यू किया जाता है, या वो खुद अपनी वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं, इतना कॉमन कर दिया गया है इस प्रोफेशन को। तो आप जो जिस तरह से आप इस मंच पे इस बात को लेकर आए हैं, या इस बात को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, या नए लेखकों को आगे लाना चाहते हैं, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए जहाँ पर एक आने वाले राइटर को, या एक लेखक जो बनना चाहता है, उसको पता हो कि वो कहाँ जाए, उसको कहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छी पहल है, जो बहुत सारे लोगों को एक तरीके से रास्ता दिखाएगी कि वो कहीं भटके नहीं, गलत दिशा में ना जाए। तो उसके लिए मैं तहे दिल से थैंक यू करती हूँ एज अ राइटर, कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। एंड आई विश यू गुड लक कि आप लोग ऐसे इसी तरह से अच्छा काम करते रहें राइटर्स को लेकर, राइटर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत बहुत